हेलो बच्चों, कूलाम के नियम के बाद आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसा होता है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक का मेनली यूज़ बच्चों होता है डेरिवेशन के लिए और न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। हमें इसमें करना क्या होता है, ध्यान दो। अगर हमारे पास दो आवेश होते हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो Q1 ने अगर Q2 आवेश पे बल लगाया है, Q1 ने Q2 पे अगर क्या लगाया है, बल लगाया है, तो इसका मान कैसा होगा और दिशा कैसी निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, ध्यान दो। आपको पता है कि माध्यम जो होता है 3D में होता है। 3D का अर्थ क्या होता है, त्रिविमीय आकाश। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्सिस एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो देखो बच्चों करना क्या है, हमें ध्यान दो। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, जेड अक्ष। ठीक है, अब ये त्रिविमीय आकाश में कहीं भी न्यूनतम आप दो आवेश ले लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, Q1 आवेश जो कहाँ रखा हुआ है, बिंदु A पर। यहाँ मैंने कहीं भी क्या लिया, बिंदु B, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, Q2 का आवेश। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करो माइंड को। 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था स्थिति सदिश के बारे में। स्थिति सदिश के बारे में ये क्या था बच्चों, ध्यान दो। वह सदिश जिसके द्वारा किसी कण की स्थिति को हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। संकेत क्या था बच्चों, आर वेक्टर। और देखो इसे रटना क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है। ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ा था 10वीं क्लास में, जैसे Q1 है किस तल में है, मान लीजिए एक्स वाई तल में, तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। कोऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है, निर्देशांक। तो एक्स कोमा वाई क्या है, इसके निर्देशांक हैं। अगर 3D में लेंगे, मान लो आप जेड अक्ष भी लेंगे, तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड। पर चूंकि ये प्रथम आवेश है तो हम क्या लिखेंगे, x1 y1 और z1। ठीक है, आगे देखो ये Q2 है मेरे पास, तो Q2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 y2 और z2। ठीक है, तो देखो ध्यान दो बच्चों, ये आसान क्यों है। x क्या शो करता है, s अक्ष पे मान को, दिशा क्या हो जाएगी अपने आप ही, आई कैप। तो देखो ऐसे क्या आएगा, वाई जे कैप, और ऐसे कितना रहेगा, जेड के कैप। वाई क्या शो करेगा, वाई अक्ष के मान को, दिशा क्या होगी, जे कैप। यहाँ क्या होता है हमेशा, जे कैप। यहाँ हमेशा क्या होता है, आई कैप। और यहाँ हमेशा क्या होता है, के कैप। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान देना, अगर इसी आधार पे मैंने लिखा R1 वेक्टर, यहाँ पे कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, 1 और 2। तो मैंने अगर बाएं पक्ष में क्या लिया, 1 लिया, तो दाएं पक्ष में भी क्या आएगा, 1 आएगा। x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। और इसे हम कैसे बोलते हैं बच्चों, प्रथम आवेश की स्थिति। ठीक है, तो ध्यान दो, ए बिंदु से यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, R1 वेक्टर आएगा। ठीक है, आगे देखो ये मेरे पास क्या है, Q2 है। Q2 की एक क्या होगी, स्थिति होगी। स्थिति में क्या आएगा, R2 वेक्टर। जब यहाँ मेरे पास R2 वेक्टर आएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। और प्रत्येक से दूसरे आवेश की स्थिति। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें इसमें करना क्या होता है। अगर आपके पास दो आवेश हैं तो आपको पता है कि बल ये भी लगा सकता है और ये भी लगा सकता है। ठीक है, तो हम थ्योरी में ये मानते हैं पहले कि Q1 का मान अधिक है किससे, Q2 से। मतलब Q1 बल लगाएगा और Q2 बल का अनुभव करेगा। तो फिर हमें पता करना होता है कि अगर बल लगेगा तो बल की दिशा कैसी होगी और बल का परिमाण कैसा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिकॉल कर देता हूँ। रिकॉल थोड़ा सा देखो बच्चों, ध्यान दो। उसमें क्या था, अगर दो आवेश मेरे पास इस प्रकार से हैं, क्योंकि मध्य दूरी कितनी है, r है। कितनी दूरी है, r। तो हम क्या बोलते हैं कि Q2 ने मानो किस पर लगाया, Q1 पर। तो ये जो Q1 है ये कैसे गति करेगा, आगे ऐसे गति करेगा। अगर Q1 का मान अधिक है किससे, Q2 से, तो Q2 कहाँ गति करेगा, इस तरफ। तो चाहे गति इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, हमें लिखना क्या होता है हमेशा, आर कैप। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, तो सेम फंडा है। तो देखो बच्चों इस चित्र के आधार पे अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को याद करो हल्का सा, मैंने आपको कहा था कि बल की अच्छी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश में क्या होता है, दो चीज़ें, परिमाण और दिशा। परिमाण का अर्थ क्या होता है, बल का परिमाण लोगे, दिशा में क्या आएगा, आर कैप। क्यों आएगा, आप तो कहोगे साहब सर हमेशा क्या आता है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्यों नहीं आए। देखो बच्चों Q1 ने किस पे लगाया बल, Q2 पे।
तो ये जो दिशा है, अभी हमें ये नहीं पता कि दोनों आवेश एस एच पे रखे हुए हैं, ये दोनों आवेश एस एच पे रखे हुए हैं या वाई एक्स पे रखे हुए हैं या फिर जेड एक्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया कि यहाँ जो गति होगी आवेश की बाद में, ये कैसे होगी, दूरी के निर्दिश होगी, दूरी के सापेक्ष होगी। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया काम में, आर कैप काम में ले लिया। तो देखो बच्चों, परिमाण लेने के बाद चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। तो आपने कूलम्ब के नियम में पढ़ा था कि Q1 Q2 बटे में क्या, आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलम्ब के नियम का क्या था, सदिश रूप था। ये नॉर्मल स्वरूप था, हमें डीपी में बताना है कि बल के रूप में कैसा लगेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा माइंड पे करो जोर। मान लीजिए यहाँ मैंने माना Q1 पावरफुल है किससे, Q2 से। Q1 का मान क्या है, अधिक है किससे, Q2 से। तो Q1 किस पे बल लगाएगा, Q1 किस पे बल लगाएगा, Q2 पर बल लगाएगा। तो बल की दिशा कैसी होगी बच्चों, ऐसी होगी। कैसी होगी, ऐसी, क्योंकि दोनों में मैंने क्या लिए हैं, धनावेश लिए हैं, तो ये इस पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऐसा होने से क्या हुआ, हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया हमारे पास, एक त्रिभुज ओ ए बी, जिसमें हमारे पास ए से बी तक का मान हमें पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, त्रिभुज जो होगा हमारे पास ओ ए बी, इसमें हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज नियम लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज नियम से ध्यान दो कैसे, ओ से ए पे जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, ए से बी। तो देखो ओ से बी तक हम लगातार दो भुजाएं क्या कर चुके, कवर कर चुके। तो हम तो क्या आएगा, ओ से ए गए, फिर ए से बी गए, तो दो भुजाएं लगातार हो गई। तो आपको पता है त्रिभुज नियम क्या कहता है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, क्रमागत होती हैं, तो तीसरी भुजा हमेशा उनका योग के बराबर होती है तथा विपरीत भी होती है। तो देखिए, हम जैसे ही ओ से बी पे यूं आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, तो ओ से बी कहाँ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ओ से बी क्या हो जाएगा, इन दोनों के योगफल के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ओ ए है वो हमारे पास क्या है, R1 वेक्टर, ए भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ओ बी कितना है, R2 वेक्टर है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, यहाँ से ए बी वेक्टर का मान, जो कि हमारे लिए क्या है, अज्ञात है, किसमें, चित्र में। तो इसका मान कितना आएगा, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, R वेक्टर 2 1। तो देखो बच्चों, ये भी हमारे पास कितना आया, ए से बी कितना आया, R वेक्टर 2 1। इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं R वेक्टर 2 1। अब देखो बच्चों, इसका यूज क्या है, ध्यान दो। ये चित्र था मेरे पास, चित्र में दूरी क्या थी, R थी, तो हमने क्या लिखा था, ये लिखा था। अब इसी चित्र को ये बार अप्लाई करो कहाँ पे, ओनली इसके लिए। दो आवेश है Q1 Q2, इनकी मध्य दूरी कितनी है, R2 1। तो ध्यान दो कितना आएगा बच्चों, इस R स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, 2 1। ठीक है, और इस R कैप में भी कितना आ जाएगा, 2 1। अब ध्यान दीजिए, हर एक फॉर्मूला क्या होता है, संतुलित होता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष से। ठीक है, तो अगर दाएं पक्ष में आपने क्या लिखा, नीचे 2 1 लिखा, तो बाएं पक्ष में भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 1 लिखेंगे। यहाँ भी कितना आएगा, 2 1, यहाँ भी कितना आएगा, 2 1। ठीक है, क्यों आएगा, जहाँ दूरी R थी, यहाँ दूरी अब कितनी है, R2 1 है। तो बस इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ बच्चों, एक मिनट को, बस एक ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला बना किसकी वजह से, कूलम्ब के नियम के सदिश रूप के वजह से। ठीक है, 2 1 का क्या पता लग गया। अब देखिए बच्चों, इस एफ वेक्टर 2 1 को हमने तरीका बनाया है पढ़ने का तरीका। देखो कैसे, Q1 को हमने क्या माना, बड़ा माना, तो Q1 ने बल किस पे लगाया, Q2 पे। तो देखो, जो पहले अंक आएगा उस पे बल लगेगा, जो बाद में अंक आएगा वो बल लगाएगा। जैसे 2 का मतलब Q2, 1 का मतलब Q1। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दो। Q2 आवेश पर बल Q1 के द्वारा, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा इसको यहाँ पे Q2 ही हो गया, Q2 आवेश पर बल Q1 के द्वारा। अब देखो बच्चों, इस बात को हम क्या शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, एफ वेक्टर 2 1। देखो बाएं पक्ष में हमने दिखा दिया इसको कैसे बल लगाएगा, ऐसा ये हमने दिखाई दिया आर वेक्टर 2 1। अब बच्चा क्या, आर कैप, तो हम ये पढ़ चुके हैं। अगर ये आर है तो यहाँ पे क्या होता है, आर कैप, तो यहाँ पे कितना आएगा, आर कैप 2 1। ठीक है, ऐसे देखो बच्चों, उल्टा मान लो आप मानते हो, अगर आप ये मानते हो कि Q2 बड़ा है किससे,
Q1 से, तो इस बार Q2 आवेश किस पे बल लगाएगा? Q1 पर। कैसे बल लगाएगा? ऐसे। तो ध्यान दीजिए, हमने पहले कैसा पढ़ा था? यूं, अभी कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा। ये T1 का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा F वेक्टर 1 2, यहाँ पे कितना आएगा? K, फिर कितना आएगा? Q1, फिर कितना आएगा? Q2, फिर कितना आएगा? R स्क्वायर 1 2, यहाँ पे कितना रहेगा? R कैप 1 2। ठीक है बच्चों, वो पढ़ेंगे कैसे? ध्यान दो। अगर ये बल इस पर लगाएगा तो 1 पे लगाएगा बल, तो क्या लिखेंगे? Q1 आवेश पर बल Q2 के द्वारा। ठीक है, इसकी भाषा क्या हो जाएगी? इसकी विपरीत हो जाएगी। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर क्या होता है? दो बातें होती हैं। ठीक है, अगर दो आवेश बल लगा रहे हैं तो उनका सदिश स्वरूप कैसा होगा? ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कूलाम का नियम आपने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, क्या वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है? क्या वह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है? हाँ साहब, करता है। देखो बच्चों कैसे, अगर हम जब उल्टा लिखेंगे तो R12 वेक्टर कहाँ जाएगा? ऐसा जाएगा। तो बल कैसा होगा? F वेक्टर 1 2। तो देखो बच्चों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये दोनों बल कैसे हैं? विपरीत है। ये दोनों बल कैसे हैं? विपरीत भी हैं और बराबर भी होंगे। कैसे होंगे? ध्यान दीजिए, इन दोनों ही फॉर्मूले में आप देखिए, जो अंश है वो तो कॉमन है, जो हर है वो एक दूरी का वर्ग है, और दूरी कितनी है? ए भी है। इसलिए ये दोनों बल कैसे हैं? बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। तो हम ये कहते हैं कि कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम की क्या करता है? पालना करता है। ठीक है, इट फॉलोज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये है बच्चों, इसमें मेन फॉर्मूला एक तो ये होता है और एक ये होता है। इसे वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा लिख लो। अभी इस पर हम थोड़ी देर में क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अब इस पर छोटा सा ही न्यूमेरिकल करते हैं। अपन ने अभी न्यूमेरिकल एक ही करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल आप करना खुद, और जो नहीं है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना। मेरा फेसबुक पेज भी है, फ्रीज क्लासेस बाय सोनी सर, उसको आप फॉलो करना। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो 24 घंटे उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी आप प्रॉब्लम पूछोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे अपन, ध्यान दो। क्या बोलेगा वो? यदि दो आवेश 1 माइक्रो कूलाम कोमा -3 माइक्रो कूलाम, ठीक है, की स्थितियां क्रमशः कितना है? 3 मीटर, 1 मीटर तथा 1 मीटर, 2 मीटर हो, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसकी भाषा को आप पकड़ो और समझो उसने क्या पूछा और क्या दिया है। देखो आंसर की बात करते हैं। अब जो भी आपको आवेश दे रखे हैं इनमें किसी एक को आप क्या मान लो? Q1, किसी एक को आप क्या मान लो? Q2। मान लीजिए जो पहले दे रखा है इसको आप वैसे Q1 मानना हो सके तो Q1 बराबर कितना? 1 माइक्रो कूलाम। Q2 का मान कितना दिया हुआ है? -3 माइक्रो कूलाम। अब देखो बच्चों, इसने कहा स्थितियाँ और आपको दे दिया एक ब्रैकेट, तो डरना नहीं इस बात से। ये आपको क्या दे रखा है? x का मान, और x का मान है y का मान। अभी थोड़ी पहले आपको मैंने कहा था कि निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है? पहला अक्षर क्या शो करता है? x का मान, दूसरा y का मान। चूंकि ये प्रथम आवेश के लिए है तो ये क्या हो जाएगा? x1 का मान और ये y1 का मान। तो देखो बच्चों, मैंने अभी देखो लिखा भी है, x1 है कैप, y1 j कैप। यहाँ तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं है, तीसरा अंक नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि z1 का मान कितना है? 0 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस आधार पे जो मेरे पास R1 वेक्टर आएगा, मतलब प्रथम आवेश की स्थिति आएगी, वो कैसे आएगी? 3 i कैप 1 j कैप, 3 i कैप प्लस
एक जे कैप। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं R2 वेक्टर की। R2 वेक्टर की ध्यान दो, R2 वेक्टर में क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर कोमा 2 मीटर। ये किसकी आवेश की स्थिति है, दूसरे आवेश की स्थिति। तो यहाँ पे क्या आएगा x2 का मान, यहाँ पे क्या आएगा y2 का मान। x2 का अर्थ कितना रहेगा 1 आई कैप और y2 का अर्थ कितना रहेगा 2। तो कितना आएगा बच्चों 2 जे कैप। ठीक है, तो मेरे पास कितना रहेगा R वेक्टर 2। अब देखो तो मेरे पास क्या आ चुका है, R वेक्टर भी आ चुका है और R2 वेक्टर भी आ चुका है, जो मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा, इसने भाषा दी है आपको। देखो क्या बोला उसने, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल का मान बताना है। तो बल दो किस पे लग रहा है बच्चों, पहले आवेश पे। ठीक है, तो पहले आवेश का मतलब क्या रहेगा F1। ठीक है, आगे देखो दूसरा आवेश बल लगा रहा है तो क्या आएगा F वेक्टर 1 2। चूंकि इसने क्या पूछा है, परिमाण पूछा है, तो क्या लोगे मापांक, क्या लोगे मापांक। फिर ध्यान दो कितना आएगा K Q1 Q2। नीचे क्या आएगा बच्चों R² 1 2। दिशा नहीं आएगी क्योंकि इसने क्या पूछा है, परिमाण पूछा है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि लगाए गए बल का मान बोलिए, मतलब परिमाण नहीं बोलता आपको, तो क्या इस फॉर्म में निकालते, वेक्टर फॉर्म में हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों K का मान आपको देखा है फिक्स है, ये आपको रखना पड़ता है, आपको मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, अब बच्चा Q1 आपको कितना दे रखा है अपने 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो का अर्थ कितना होता है -6। आगे देखो जो Q2 है कितना रखा है -3, तो -3 10 की पावर -6 माइक्रो का अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखो बट्टे में क्या है R² 1 2। बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा वो करना, आप रिप्ले करना, तो आप ये पाओगे कि यहाँ जो हर में जो लिखा होता है R21 का स्क्वायर, ये एक अंतर था। क्या था, अंतर, डिफरेंस था। जैसे लिखा हुआ क्या है R² 21, तो ये मेरे पास क्या था R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस में कितना R1 वेक्टर। तो देखो हमें निकालना क्या है R² 1 2। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है बच्चों, हमें चाहिएगा R वेक्टर 1 2। हमें क्या चाहिएगा R वेक्टर 1 2। ध्यान दो R वेक्टर 1 2 का वेक्टर के लिए कैसे निकालेंगे अपन, R1 वेक्टर माइनस में कितना R2 का वेक्टर। अब कितना है मेरे पास R1, देखो ये रहा 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। नेगेटिव में कितना आ रहा है R2, कितना आएगा आई कैप प्लस में कितना 2 जे कैप। 3 आई से कितना गया 1 आई, तो कितना हुआ 2 आई कैप। 1 जे माइनस में कितना 2, तो कितना माइनस का जे कैप। यहाँ पे कितना रहेगा मीटर। पर हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। इसका अर्थ क्या है, हमें निकालना क्या पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो कितना आएगा। इसका हम जब मापांक लेंगे बच्चों, तो आप ये पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स के अंदर, इसके जो घटक होते हैं ये और ये, इनका क्या ले लोगे वर्गों का योगफल। इसके ऊपर क्या जाएगा स्क्वायर रूट। तो ध्यान दो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो देखो कितना आएगा बच्चों 5। ठीक है, पर देखो हमें निकालना क्या है, वर्ग निकालना है। इसका दोनों तरफ आप क्या लोगे, वर्ग लोगे, तो उत्तर में कितना आएगा 5 आएगा। इस 5 को उठा के आप कहाँ रखोगे बच्चों, बाद में यहाँ पे रखोगे। देखो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो बच्चों ये आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करना। कैसे, देखिए माइनस का 3 गुणा में कितना 9, माइनस का 27, माइनस का 27। ठीक है, फिर देखिए 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस का 12, तो माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3, तो 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 3, बटे में कितना है 5। इसे हल करोगे तो 5 बढ़ जाएगा। 27 में 5 का बाद दोगे तो कितना आएगा 5.2। 5 × 5 = 25, 2 आएगा 4, सॉरी बच्चों 4 बढ़ जाएगा 5.4। ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना माइनस का 3 न्यूटन। तो ये बच्चों बल है जो Q1 पे लगेगा। वो कौन लगाएगा Q2। ठीक है, सॉरी Q1 पे लगेगा, कौन लगाएगा Q2। ठीक है, ओके। तो बच्चों इनको भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप करना, जो नहीं है आप मुझसे पूछना। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे बुक के अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसकी बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, ओके डन।